हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, यानी कि सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने भी एमए करने का निर्णय ले लिया है, वो भी सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र में, तो आप इस वीडियो को देख के समझ पाएंगे कि सिलेबस क्या होता है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का और उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ऐसे ही आपको सेकेंड सेमेस्टर की भी वीडियो मिल जाएगी और आगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की भी वीडियो मिल जाएगी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगी जो या तो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें एमए इन सोशलॉजी करना चाहिए या नहीं, या फिर एडमिशन ले चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशलॉजी सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कितने पेपर होते हैं और किस तरह से उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेपर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेपर है क्लासिकल सोशलॉजिकल थिंकर, यानी कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचारक, और इसका कोर्स कोड है MSOC 401। नॉर्मली दोस्तों होता ऐसा है, आप अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, कोई किसी अन्य कॉलेज में लेता है, कोई किसी अन्य कॉलेज में लेता है, लेकिन सिलेबस लगभग सेम ही रहते हैं, कुछ टॉपिक्स थोड़े इधर उधर रहते हैं। बाकी अगर आप इस सिलेबस को देखते हैं तो लगभग सभी जो सिलेबस हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो कवर हो जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे यूनिवर्सिटी का है या नहीं है, इसको बस आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस मिलता है उससे मिलान कर लीजिए, और इनमें जो क्वेश्चन आज डाले गए हैं वो पेपर से उठा के डायरेक्ट डाले गए हैं, तो उन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितने वर्ड्स में लिखने रहते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है एमरजेंस ऑफ सोशलॉजी, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट, एनलाइटमेंट, द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस, द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि पहले पेपर का पहला जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का उद्भव, यानी कि समाजशास्त्र जो है का उद्भव यानी कि जन्म कैसे हुआ, वो एक विषय के रूप में कैसे जाना गया। बौद्धिक संदर्भ इसका देखेंगे जिसमें प्रबुद्धता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ताकतें क्या हैं, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियों का क्या प्रभाव पड़ा समाजशास्त्र जैसे विषय को जन्म देने के लिए। आगे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि समाजशास्त्र का जन्म आखिर क्यों हुआ और इसके लिए क्या क्या कारण थे। उसके बाद आपको समाजशास्त्रियों को पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले समाजशास्त्री जो पढ़ना है आपको वो हैं ऑगस्ट काम्टे, जिन्हें कि समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑगस्ट काम्टे के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि ऑगस्ट काम्टे कौन थे, उनकी थोड़ी जीवनी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी कि मानव प्रगति का नियम क्या है जो ऑगस्ट काम्टे ने दिया है। हायरार्की ऑफ साइंसेज, यानी कि विज्ञान का पदानुक्रम, ये भी ऑगस्ट काम्टे ने दिया है, तो इसको आपको पढ़ना है। सोशल स्टैटिक एंड डायनामिक्स पॉजिटिविज्म, यानी कि सामाजिक स्थिर और गतिशीलता पढ़ना है आपको। और प्रत्यक्षवाद क्या है ऑगस्ट काम्टे का, ये पढ़ना है। तो पहला जो है, दूसरा जो है ये टॉपिक आपको पढ़ना है ऑगस्ट काम्टे और उनके दिए गए जो नियम है या सिद्धांत हैं। आगे चलते हैं तो आपको पढ़ना है इमानुएल दुर्खिम को। इमानुएल दुर्खिम जो है वो है, इनमें आपको पढ़ना है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, डिवीज़न ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ सोसाइटी, मोरल एजुकेशन। यानी कि इमानुएल दुर्खिम इन्हें कहा जाता है, और समाजशास्त्र की पद्धति में इनका क्या योगदान है इसको आपको पढ़ना है। काफ़ी जाने माने समाजशास्त्री हैं ये, लगभग हर कक्षाओं में समाजशास्त्र के इन्हें पढ़ाया जाता है, जैसे कि 11वीं में, 12वीं में, BA के डिफरेंट ईयर्स में, और MA में तो आपको पढ़ना ही है। सामाजिक तथ्यों की क्या अवधारणा थी, इन्होंने क्या दी थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। समाजशास्त्री तरीकों के नियम क्या हैं, श्रम का विभाजन इन्होंने किया था उसके बारे में पढ़ना है। आत्महत्या का इनका सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है, इसके बारे में पढ़ना है। और नैतिक शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। ये सारे जो है इमानुएल दुर्खिम के नियम और सिद्धांत हैं जो इमानुएल दुर्खिम ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको अगले जो समाजशास्त्री हैं वो हैं हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में आपको पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड इनके बारे में पढ़ना है। द इवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन, द ऑर्गेनिक एनालॉजी, सोसाइटी एंड स्टेप ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि हार्वर्ड स्पेंसर की बौद्धिक पृष्ठभूमि आपको पढ़ना है। विकासवादी सिद्धांत पढ़ना है। कार्बनिक सादृश्य, समाज और विकास के चरण के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था हार्वर्ड स्पेंसर का। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है विल्फ्रेड फ्रेडो का, यानी कि विल्फ्रेड फ्रेडो ने क्या क्या सिद्धांत और नियम दिए हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन टू मेथोडोलॉजी, लॉजिको एक्सपेरिमेंट मेथड, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन,
थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी कि विल्फ्रेड प्लेटो के द्वारा दिया गया कार्य प्रणाली में योगदान तार्किक प्रयोगात्मक विधि जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में। अभी ऐसे 3-4 पेपर और हैं, तो ये मत सोचिए केवल इतना ही पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर इसका। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है कोर्स कोड इसका था 921001 और ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। एग्जामिनेशन 2020-23 में हुआ था। सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट और क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी थिंकर जो है इसका टाइटल था। 3 आवर का एग्जाम था। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 थे, क्योंकि 25 मार्क्स जो हैं इसके स्कूल से प्रोजेक्ट वगैरह से मिलने थे। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि सभी जो है प्रश्न जो है वो अनिवार्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आंसर ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इज अबाउट 800 वर्ड, यानी कि प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 100 शब्दों में तथा शेष प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, और जो नंबर हैं यानी कि प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित हैं, यानी कि कौन सा प्रश्न करने पे आपको कितना नंबर मिलेगा ये उस प्रश्न के सामने ही अंकित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आंसर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इसका जो है 5 प्रश्न है इसमें और 3 नंबर के हो रहे हैं इसमें से। तो यहाँ पे जो है 3 नंबर मिल रहा है क्वेश्चन के लिए, तो 5 क्वेश्चन के लिए जो है 15 नंबर। तो यहाँ पे पहला जो है वो है फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको कितने शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, यानी कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य क्या था। सोशल डायनामिक्स, यानी कि सामाजिक गतिकी क्या थी। डार्विनिज्म, यानी कि सामाजिक डार्विनवाद क्या था। और इलीट, यानी कि अभिजन क्या था। तो यहाँ से जो है डिफरेंट जो हमने ऊपर जो है डिफरेंट जो समाजशास्त्री देखे हैं अलग अलग, उनके जो है ये सारे सिद्धांत वगैरह हैं। इसमें फ्रांसीसी क्रांति तो पहले टॉपिक से पूछा गया है। वैदिकी सामाजिक तथ्य की बात जहाँ भी आती है वहाँ पे इमानुएल दुर्किम का नाम आता है, तो सामाजिक तथ्य इमानुएल दुर्किम का था। सामाजिक गतिकी ये हर्बर्ट स्पेंसर का शायद था, और डार्विनिज्म मतलब ये भी हर्बर्ट स्पेंसर का था। और इलीट की बात की जाए, इलीट जो है ये भी जो है अभिजन, गरीबी, अमीरी, ये ज़्यादातर जो है सामाजिक तथ्य के साथ, यानी कि इमानुएल दुर्किम का ही जो है ये टॉपिक था। तो ये सारे टॉपिक्स जब आप ऊपर पढ़ेंगे अच्छी अच्छी किताबों से, तो आपको उसमें ये सारे जो मिलेंगे, ये जो छोटे छोटे ये जो परिभाषा पूछ रहा है आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं, ये सारे जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से इन्हें तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। इसको जो है 15 मार्क्स दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र के उद्भव के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बलों की व्याख्या कीजिए। तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र को आखिर एक विषय के रूप में क्यों जाना जाने लगा, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि वो कौन से सामाजिक, वो कौन से आर्थिक और वो कौन से राजनीतिक बल थे, यानी कि कौन सी ताकतें थीं, कौन से कारण थे जिसने जो है समाजशास्त्र को उद्भव किया, यानी कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जन्मा या उभरा। या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अथवा करके, यानी कि और, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी है जिसका आप आंसर दे सकते हैं। दोनों में आपको कितने मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इलुसिडेट द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम के विभाजन के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, जो कि इमानुएल दुर्किम का सिद्धांत है। तो इमानुएल दुर्किम के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप श्रम के सिद्धांत को पढ़ेंगे और श्रम के विभाजन के सिद्धांत को यहाँ पे आपको करना था। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन उसी सिलेबस के अंदर से मिलेंगे, ना कि अगर कोई सोच रहा है कि इधर उधर से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो नहीं, उसी सिलेबस के अंदर से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टॉपिक से जो है ये क्वेश्चन आया है, और जो ये थर्ड टॉपिक था, यानी कि इमानुएल दुर्किम का सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, ऑगस्ट काम्टे का। तो जो इमानुएल दुर्किम का था उससे ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे तीसरा क्वेश्चन, जो कि ये भी 15 मार्क्स का है, इसको भी पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिविस्टिक थ्योरी ऑफ ऑगस्ट काम्टे, यानी कि ऑगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि प्रत्यक्षवादी सिद्धांत ऑगस्ट काम्टे ने दिया है और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अथवा यहाँ पे कहा जा रहा है कि
एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ दुर्खाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथोडोलॉजी ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र के विकास में दुर्खिम के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आप दोनों थिंकर को पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इन क्वेश्चन के आंसर आप देने में सक्षम हो पाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपको उन सारे थिंकर्स को जो है पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द सोशल एक्शन थ्योरी ऑफ विल्फ्रेड पेरेटो, यानी कि ये विल्फ्रेड पेरेटो से क्वेश्चन आ गया जो कि 15 मार्क्स का है। विल्फ्रेड पेरेटो के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसको आप विल्फ्रेड पेरेटो में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक एनालॉजी थ्योरी ऑफ हार्बर्ट स्पेंसर, यानी कि हार्बर्ट स्पेंसर के सावयवी सादृश्यता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जो कि हम लोगों ने ऊपर सिलेबस में देखा। हार्बर्ट स्पेंसर का जो है ऑर्गेनिक एनालॉजी थ्योरी जो है अवेलेबल है। व्हाट इज सुसाइड, कमेंट ऑन द दुर्खाइम थ्योरी ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या क्या है, दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। 15 मार्क्स इसके लिए भी हैं और ये जो है अगर आप दुर्खिम के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं तो इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला है अथवा करके, इसमें एक्सप्लेन सोशल चेंज थ्योरी ऑफ विल्फ्रेड पेरेटो, यानी कि विल्फ्रेड पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगेन हर बार आप देख रहे हैं कि अगर सिलेबस को आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए सक्षम रहेंगे, सभी क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। तो ये था पहला पेपर, और पहले पेपर का जो है क्वेश्चन पेपर भी हम लोगों ने देख लिया, पहले पेपर का सिलेबस भी देख लिया। तो अब तो कोई खास डाउट रहना नहीं चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है पेपर सेकंड, जो कि है मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान की पद्धति। कोर्स कोड जो है MSOC 402 है। आपको बता दें कि आपको जो है कोई भी आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें आपको सामाजिक अनुसंधान की पद्धति के बारे में आपको पढ़ना रहता है। यानी कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में आगे जानना है तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं कि रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे उन चीज़ों की पूर्ति करके रिसर्च किया जाता है। एक नॉर्मल रिसर्च आप कर रहे हैं वो तो समझ में आता है कि आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया और उसको देखा कि इसमें क्या बदलाव हैं, लेकिन एक शुरू से लेकर अंत तक किसी विषय पे, किसी समाज पे रिसर्च करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि शिक्षा के रूप में अवेलेबल हैं उसको जानना जरूरी होती है। तो इसीलिए जो है यह पेपर पढ़ाया जाता है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स यानी कि प्रोफेसर्स होते हैं वो इसमें टाइम नहीं देते, समझाते नहीं। तो जो अकेले जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ते हैं उनको ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता। तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। तो आपको वो करने के लिए आप तैयार रहें, तभी जो है आप एमए में एडमिशन लें। अगर ले लिया है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अगर नहीं लिया है तो एक बार सोच लें। तो यहाँ पे चलिए सामाजिक अनुसंधान की पद्धति में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला जो है साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति और ज्ञान मीमांसा। यानी कि आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा, ठीक है, समाज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति इसमें भी लागू होगी उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसका ज्ञान मीमांसा क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फॉर्म्स एंड टाइप ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के रूप और प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। कॉमन सेंस, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है। रीजन एंड साइंस, यानी कि कारण और विज्ञान क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस, इंडक्शन एंड डेडिकेशन, यानी कि ज्ञान का सत्यापन करना है आपको कि जो नॉलेज हमें मिला है, जो ज्ञान मिला है वो सही है या नहीं है। सामाजिक विज्ञान का तर्क क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रेरणा और समर्पण क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक जो है नॉर्मली जो भी लोग पढ़ते हैं वो फर्स्ट टाइम ही सुनते हैं यहाँ पे आने के बाद ही, यानी कि एमए में जो एडमिशन लेने के बाद। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो ये सारी टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ये केवल सुनने में कठिन लगते हैं। जब किसी अच्छी किताब से आप पढ़ते हैं ना इन सारे टॉपिक्स को तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि ये क्या है। तो इस तरीके से यह पहला टॉपिक हुआ। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि यह कह रहा है कि फैक्ट के बारे में, यानी कि तथ्य क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि सिद्धांत और संकल्पना क्या होती है। स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में कदम, यानी कि सोशल रिसर्च आप करना चाहते हैं तो वो किन किन कदम से हो के वो आप कर पाएंगे। फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि एक शोध समस्या का निरूपण। हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। सोर्सेस, फीचर एंड टाइप्स, यानी कि स्रोत, विशेषताएं और प्रकार। यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे कि सामाजिक अनुसंधान में आपके कदम कैसे होने चाहिए, आप कैसे कैसे सामाजिक अनुसंधान को कीजिए, यानी कि सोशल रिसर्च को। एक शोध समस्या का निरूपण, यानी कि कोई शोध है,
शोध समस्या यानी कि किसी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, वहाँ की समस्याओं का पता लगाने के लिए। तो वहाँ पे जो है इसे शोध समस्या जो है उसका निरूपण करने के लिए। और परिकल्पना यानी कि परिकल्पना एक ऐसी चीज़ है, हाइपोथेसिस, जो पूर्व अनुमानों पे निर्धारित होती है। यानी कि पहले से ही आप कुछ अनुमान लगाए बैठे रहते हैं, कुछ डाटा आपके पास होता है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं और उसके हिसाब से आप आगे शोध करते हैं। तो ये जो है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस इसे कहा जाता है। बड़े रूप में आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब आप इसके लंबे लंबे यानी कि 1-1, 2-2 पेज के आंसर्स और इसके जो भी सारी जानकारी है इससे रिलेटेड अगर आप अच्छी बुक से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है आपका नेचर एंड सोशल रियलिटी एंड अप्रोचेज, पॉजिटिविस्टिक, हार्मोनियस, वर्हस्टेंस, एथेनोमेथोडोलॉजिकल एंड फेनोमेनोलॉजिकल सोशोलॉजी। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े बड़े टेढ़े टेढ़े नाम हैं जो कि ज़्यादातर नहीं हम आम भाषा में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि ये किस बारे में बात करते हैं। जैसे कि प्रकृति और सामाजिक वास्तविकता और दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी की बात की जा रही है। हार्मेन्यूटिक्स के बारे में बात की जा रही है। और स्टेन क्या होता है इसके बारे में बात की जा रही है। एथेनोमेटोलॉजिकल एंड फेनोमेनोलॉजिकल सोशोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे चलते हैं तो फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि अनुसंधान डिजाइन का सूत्रीकरण और इसके प्रकार। एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी कि अन्वेषणात्मक, सूत्रात्मक, वर्णनात्मक, नैदानिक और प्रायोगिक जो है इस प्रकार के जो रिसर्च डिजाइन होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, इन्हें कैसे बनाना है और इन्हें किस प्रकार से जो है यूज करना है। द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू नेचुरलिटी, इथिकल इश्यूज इन सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल रिसर्च, प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट्स, यानी कि वस्तुनिष्ठता, मूल्य तटस्थता की समस्या, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नैतिक मुद्दे, साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है सोशोलॉजी में रिसर्च करने की, ये सारी प्रॉब्लम है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, मूल्य तटस्थता यानी कि जो भी आप उस रिसर्च कर रहे हैं वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि एकदम सही होना चाहिए। मूल्य तटस्थता यानी कि उसमें जो भी मूल्य हैं वो तटस्थ होने चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सही होने चाहिए। एथिकल इश्यूज़ की बात की जा रही है यानी कि नैतिक मुद्दों की बात की जा रही है। साहित्यिक चोरी यानी कि किसी और का साहित्य यानी कि किसी और का रिसर्च चुरा के आप अपने रिसर्च में प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी गलत बात है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कॉपीराइट क्या होता है, किसी और की सामग्री को आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट। ये सारी चीज़ें आप रिसर्च में नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको इन सब की जानकारी पहले ही दे दी जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है रिसर्च का, अनुसंधान का इतना सारा टॉपिक जो है आपको पढ़ना होता है, 5 टॉपिक। आगे भी आपको अगले अलग अलग सेमेस्टर में, मतलब आगे जब सेमेस्टर में आप जाते हैं तो थोड़े बहुत और पढ़ने पड़ते हैं, थर्ड फोर्थ सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको ये थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना रहता है। उसके बाद आप इसके साथ कंफर्टेबल जब हो जाते हैं तो कोई बात ही नहीं होती है कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं इसका पेपर, यानी कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर से, इस सिलेबस से। तो यहाँ पे जो कोर्स कोड है 9202 जो कि ये पेपर कोड था, और एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020-23 सोशोलॉजी का है। पेपर सेकंड है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च है, कोर्स कोड जो है MSc 402 है, और ये 3 आवर्स और 75 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ईच पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इज इन 800 वर्ड, यानी कि पहला जो है 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और शेष जो है 800 शब्दों में होने चाहिए। मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि आंसर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं और 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। तो फैक्ट यानी कि तथ्य के बारे में आपको बताना है, जो कि शायद दूसरा या तीसरा टॉपिक था। प्लेगरिज्म यानी कि साहित्य चोरी, जो कि लास्ट टॉपिक 5वां टॉपिक था। साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक पद्धति, ये भी ऊपर सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। पॉजिटिविज्म ये भी सिलेबस में है। एपिस्टेमोलॉजी ये भी सिलेबस में, यानी कि सिलेबस को आप पढ़ते हैं तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे। आपके जो सिलेबस है उसी से जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट सोशल रिसर्च एंड डिस्क्राइब द मेजर स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान के बारे में बताइए तथा सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए, जो कि सिलेबस में आपके दिया गया है।
अथवा करके कहा जा रहा है कि डिफाइन द थ्योरी एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस थ्योरी इन साइंटिफिक परस्यूट्स, यानी कि सिद्धांत को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति में सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान में विज्ञान का क्या महत्व है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है उसी टॉपिक से, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस इन सोशल रिसर्च एंड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उपकल्पना क्या है, इसकी विशेषता तथा सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। अगला जो इसका अथवा में है इसके क्वेश्चन वो है डिफाइन द ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता को परिभाषित कीजिए। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में क्या कठिनाइयाँ हैं इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेनोमेनोलॉजी, डिस्क्राइब द अल्फ्रेड शुट्ज कंट्रीब्यूशन टू फेनोमेनोलॉजी, यानी कि प्रघटना विज्ञान की अवधारणा क्या है। प्रघटना विज्ञान को अल्फ्रेड शुट्ज के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रघटना विज्ञान में अल्फ्रेड शुट्ज जो है उनका योगदान क्या था इसके बारे में आपको बताना है। और अथवा करके कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनोमेथोडोलॉजी, डिस्क्राइब द गारफिंकल कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेडोलॉजी, यानी कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान से आप क्या समझते हैं और निर्जातीय प्रणाली विज्ञान को गारफिंकल के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें जो गारफिंकल का योगदान है एथनोमेथोडोलॉजी यानी कि निर्जातीय प्रणाली में, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी कि शोध प्ररचना क्या है, वर्णनात्मक शोध प्ररचना का वर्णन कीजिए। जो कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि रिसर्च डिजाइन में कई तरह के रिसर्च डिजाइन थे, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन भी एक रिसर्च डिजाइन था, तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अथवा में आपको दिया गया है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी एंड एक्सप्लेन सम मेजर अप्रोचेज टू सोशल रियलिटी, यानी कि सामाजिक यथार्थता की प्रकृति का वर्णन कीजिए और सामाजिक यथार्थता के कुछ प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी जो है सोशल रियलिटी जो है ऊपर हम लोगों ने देखा जो सिलेबस है उसमें दिया गया था, तो उसी से जो है ये क्वेश्चन सारे आए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको देने में आप सक्षम होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि है पेपर 3 और इसका जो टाइटल है वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और विकास। कोर्स कोड जो है MSOC 403 है। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आपको पहला टॉपिक है मीनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और रूप। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है इसमें परिवर्तन, और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर को जब चेंज किया जा रहा है, स्ट्रक्चर जब चेंज हो रहा है तो उसमें परिवर्तन। एवोल्यूशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन, यानी कि विकास क्या होता है, प्रगति क्या होती है। विकास जो है इवोल्यूशन मतलब जब कोई भी चीज़ शुरू से विकास करती है, और प्रोग्रेस मतलब जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इस प्रकार का विकास। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, डिफ्यूजन यानी कि परिवर्तन और प्रसार, यानी कि डिफ्यूजन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं पेपर 3 में। दूसरा जो टॉपिक है आपका, दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि चेंजिंग कंसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, मल्टीपल सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको सस्टेनेबिलिटी यानी कि आपको एक दायरे में रह के जो है डेवलपमेंट करना है, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकास की बदलती अवधारणा है, यानी कि जो विकास हो रहा है उसकी बदल रही है जो अवधारणा है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आर्थिक विकास क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिरता क्या होती है, एकाधिक स्थिरता क्या होती है, शासन और विकास क्या होता है। इन अलग अलग पॉइंट्स को, इन अलग अलग डेफिनेशन यानी कि इन अलग अलग जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला जो है आपका वो है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी कि विकास और अविकासतत्ता के सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आइडियाज़ ऑफ BF होसलिट्ज, W रोस्टो, A.G. फ्रैंकलिन, इमैनुअल वालस्ट्रीन, समीर अमीन, यानी कि विकास और अविकास के सिद्धांत जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि विकास जो हो रहा है, प्रोग्रेस जो हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, और अंडर डेवलपमेंट जो है यानी कि अविकासता जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें कुछ सिद्धांत हैं BF होसलिट्ज के, W रोस्टो के, A.G. फ्रैंकलिन, इमैनुअल वालस्ट्रीन के और समीर अमीन के। ये सारे जो है सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, डेमोक्रेटिक, टोटल इलेक्ट्रियन एंड रीजनल, इंडिया थ्रू 5 ईयर प्लान्स एंड रोल ऑफ नीति आयोग, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेज, इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड NGO इन डेवलपमेंट, यानी कि योजना की अवधारणा यानी कि प्लानिंग क्या है, लोकतांत्रिक,
अधिनायकवादी और क्षेत्रीय, इन अलग अलग प्लानिंग की बात की जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत और नीति आयोग की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पढ़ना है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है या नहीं है। विकास में नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका लास्ट जो है इस पेपर का वो है सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ट्रेंड्स एंड प्रोसेस, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसकी रुझान और प्रक्रियाएं क्या हैं, जैसे कि पश्चिमीकरण को पढ़ना है आपको कि पश्चिमीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं, इसके जो लाभ हैं, इसकी जो हानि है। आधुनिकीकरण की ठीक इसी प्रकार उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था सिलेबस पेपर थर्ड का। आप चलिए देख लेते हैं कि पेपर थर्ड का क्वेश्चन पेपर क्या है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्स कोड 9203 है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 में जो हुआ था वो एग्जामिनेशन है। सोशलॉजी का पेपर थर्ड, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, 3 आवर्स और 75 मार्क्स के। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। और इसी प्रकार से सारी बातें लिखी गई हैं कि यहाँ पे थोड़ा जो चेंज हो गया है, ऊपर स्लाइड चली गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। 100 शब्दों में पहले क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को देना है आंसर, और आगे 800 शब्दों में, और जो नंबर हैं उनके आगे दिए गए हैं, यानी कि पूर्णांक अंकित हैं प्रश्नों के सम्मुख। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आप देख लेते हैं वो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जो कि ऊपर हम लोगों ने सिलेबस में देखा। इवोल्यूशन उद्विकास, ये भी। ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन यानी कि परिवर्तन और प्रसारण क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, मानवीय विकास क्या है। वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य क्या है। ये सारी चीज़ें ऊपर सिलेबस में आपको दी गई है। अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप एबल रहेंगे इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक्सप्लेन द आउटलाइन ऑफ एजी फ्रैंकलिन डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि एजी फ्रैंकलिन के निर्भरतावादी सिद्धांत की रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अथवा में दिया गया है एनालाइज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास में संचार तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशन, यानी कि विकास एवं परंपरा के संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसके आगे अथवा में जो दिया गया है वो है मेंशन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो सिलेबस में जो जो बातें डिस्कस हुई हैं उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा। आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ना है, इसके गुणों और दोषों की विवेचना करनी है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं तो अथवा में दिया गया है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की प्रक्रिया में गैर सरकारी संस्थाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। यह भी ऊपर सिलेबस में दिया ही गया है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो दे ही पाएंगे आंसर इसका। डिस्कस द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के पूंजीवादी प्रारूप की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया, डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं, समस्या पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगला है पेपर फोर्थ, और ये पेपर फोर्थ है जिसमें कि आपका टॉपिक दिया है कि पर्सपेक्टिव इन इंडिया सोशोलॉजी, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र में परिप्रेक्ष्य क्या है, और MSOC यानी कि 404 है। और यही जो है 4 पेपर आपके मेजर पेपर होते हैं, यानी कि जो मुख्य पेपर हैं, यही चौथा पेपर है। इसके बाद एक पेपर और है, लेकिन वो क्या है, माइनर पेपर है, वो मुख्य पेपर नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहला टॉपिक जो है वो है एंडोलॉजिकल टेक्सचुअल अप्रोच, यानी कि इंडोलॉजिकल और शाब्दिक दृष्टिकोण, GS घुर्वे का, लॉस डुमांट का और इरावती कर्वे का जो आपको पढ़ना है। GS घुर्वे और लुई डुमांट और इरावती कर्वे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनका दृष्टिकोण क्या था समाजशास्त्र के प्रति, ये आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच, MN श्रीनिवास एंड SC दुबे, यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पढ़ना है आपको MN श्रीनिवास का और SC दुबे का। मार्क्सिस्ट अप्रोच, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बीच में आपको पढ़ना है DP मुखर्जी को, AR देसाई को और RK मुखर्जी को, यानी कि DP मुखर्जी, AR देसाई और RK मुखर्जी को आपको पढ़ना है। सब अल्टर्न गांधीयन अप्रोचेज, यानी कि दलितवाद गांधीवाद दृष्टिकोण में आपको पढ़ना है। BR अम्बेडकर, डार्विन हार्डीमैन और MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है आपको वेबरियन एंड पर्सोनियन अप्रोचेज, यानी कि वेबरियन और पार्सियंस दृष्टिकोण, आंड्रे बेटेले को आपको पढ़ना है, TK ओमेन को आपको पढ़ना है और योगेंद्र सिंह को आपको पढ़ना है। तो ये सारे दृष्टिकोण के बारे में आपको पढ़ना है। ये काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी जो पढ़ाई है, इनके जो डिटेल में पढ़ना है आपको, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन से ये अंदाज़ा लगेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी, जो कि 2022-23 में हुआ था,
तो यहाँ पे सारी चीज़ें पिछले पेपर की तरह ही हैं कि 100 शब्दों में दीजिए, 800 शब्दों में लिखिए, सभी प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं, ये सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यानी कि भारत में जाति और नस्ल, यानी कि ये किसी न किसी समाजशास्त्री के सिद्धांत में दिया गया है। तो अब अगर आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एस सी देवे, यानी कि एस सी देवे का क्या योगदान है, इसको आपको पढ़ना है। मार्क्सिज्म एंड डीपी मुखर्जी, यानी कि मार्क्सवाद और डीपी मुखर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। डेविड हार्डीमैन एंड सबाल्टर्न सोशलॉजी, यानी कि डेविड हार्डीमैन अधीनस्थों का समाजशास्त्र क्या था, इसके बारे में आपको आंसर देना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ये सारे जो है सिलेबस से ही पॉइंट उठे हैं और इन सभी पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे सिलेबस में तो यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनिंग हाउ सोशोलॉजी हैज इमर्ज्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एक्सप्लेन द सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, यानी कि विश्व पटल पर समाजशास्त्र का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, यानी कि किस प्रकार से जो है समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ, स्पष्ट करते हुए, यानी कि इसको स्पष्ट कीजिए और स्पष्ट करते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए, यानी कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। अथवा, यानी कि यहाँ पे और दिया गया है अथवा आपको आंसर देना है। एलेबोरेट द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज को समझने के लिए सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का सविस्तार वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है हाउ हैज़ इरावती कर्वे प्रेजेंटेड द किनशिप सिस्टम इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट इंडोलॉजिकल टेक्सटुअल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन, यानी कि भारत विद्याशास्त्री पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में इरावती कर्वे ने भारत में स्वजन व्यवस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, स्पष्ट कीजिए, यानी कि इरावती कर्वे के बारे में आप पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे पाएंगे। अथवा कहा जा रहा है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम एन श्रीनिवास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, यानी कि संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में एम एन श्रीनिवास के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है सोशलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर देसाई पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय समाज पर ए आर देसाई के दृष्टिकोण की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। एम एन श्रीनिवास में या ए आर देसाई में इन सभी के दृष्टिकोण, इन सभी के योगदान जो है ऊपर जो है आपको पढ़ने हैं, ये लिखा गया है कि इन सभी जो है समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ना है। जब उन सभी समाजशास्त्रियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके योगदान और उनकी जो भी दृष्टिकोण है उनकी जो है व्याख्या आपको करनी जरूरी है, तो वही जो है आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। अथवा में यहाँ पे दिया गया है समकालीन भारतीय समाजशास्त्र में आंद्रे बेतेई के योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द डिटेल कंट्रीब्यूशन ऑफ आंद्रे बेटेले टू कंटेम्पोरेरी इंडियन सोशोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटचबिलिटी टू डू अ सोशोलॉजिकल एनालाइज ऑफ वी आर अम्बेडकर थॉट्स, यानी कि अछूतोद्धार की समस्या के संदर्भ में बी आर अम्बेडकर के विचारों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए, यानी कि अछूत के लिए जो पहले अछूत वाला कॉन्सेप्ट चलता था उन कॉन्सेप्ट के लिए जो बी आर अम्बेडकर का विश्लेषण है उसको आपको करना है। क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस ड्यूमांट टू इंडियन सोशोलॉजी, यानी कि लुई ड्यूमा के भारतीय समाजशास्त्र में योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। लुई ड्यूमा के जो है जो भी योगदान है उनका जो है विश्लेषण आपको करना है। आगे चलते हैं तो अगला पेपर आपका माइनर, कई तरह के पेपर होंगे जिनमें आपको माइनर एक पेपर चूज करना होगा, क्योंकि जो कॉलेज है उस कॉलेज पे जो है माइनर हिंदी चूज किया गया था, तो इस हिंदी को जो है मैं आपको दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी दूंगा। तो इस अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति आपको बतानी है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा तथा हिंदी के क्षेत्र क ख ग भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, राष्ट्रपति के आदेश सन 1952, 1955, 1960, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, राजभाषा नियम 1976 तथा 1987, राजभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका एवं चुनौतियाँ। अगला जो है वो है कार्यकालीन हिंदी आपको पढ़ना है, प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पणी, प्रतिवेदन, ज्ञापन, मसौदा, अनुस्मारक, अधिसूचना, पृष्ठांकन तथा पत्र लेखन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते तो हिंदी भाषा और साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी का अर्थ क्षेत्र और उसमें प्रचलित प्रमुख बोलियाँ, साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल का संक्षिप्त परिचय। देवनागरी लिपि अगला टॉपिक है, देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना है, देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयत्न, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, यानी कि पूरा हिंदी के बारे में आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आते हैं। तो यहाँ पे जो है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का पेपर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका पहला जो है
वो है संपर्क भाषा, संक्षेपण, हिंदी की प्रमुख बोलियां, सगुण काव्यधारा और ब्राह्मी लिपि। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आए थे 100 वर्ड्स में लिखने के लिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे है आपका राजभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो कि ये सारे जो पॉइंट हैं जो ना ये ऊपर आपको सिलेबस में मिल रहे हैं। ज्ञापन और अधिसूचना में क्या अंतर है इसको स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। अथवा यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं। पत्र लेखन के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए इनमें से किसी एक रूप का सुहावरण परिचय दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला है हिंदी भाषा उद्भव और विकास पर जो है प्रकाश डालिए अथवा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। अगला जो कि ये लास्ट है वो है देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो ये था आपका कुल 5 टोटल पेपर हुए हैं, एक माइनर को लेके और 4 मेजर को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से सारी पेपर्स के सिलेबस और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में वो सारी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप अब अच्छी तरीके से अपने एमए की जो है तैयारी है उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।